अस्सलाम वालेकुम जी। हम कर रहे हैं एनक्लेक्स प्रिपरेशन और ये है जी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 हम करने लगे हैं। प्रीवियस वीडियो हमने छोड़ी थी कोग्निटिव लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी पे, ये देख लें आप। चलिए जी, हम इसको दोबारा से शुरू करते हैं। लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वही है कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, एनालाइज किया, एवेलुएट किया, सोचने समझने की सलाहियत को, आपकी जांचने पड़तालने की सलाहियत को, सिचुएशन को परखने की सलाहियत को कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं। हम अपनी ज़ुबान में समझेंगे जी, सादा से आसान अल्फाज में। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा इसको पढ़ लेती हूँ फिर भी। लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्लूड, वही बात आगे क्या इंक्लूड करती है जी, रिमेंबरिंग, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. The practice of nursing requires complex thought, processing, and critical thinking in decision making and in making clinical judgment. आपको ये मैं बता दूं कि आप जब यूएस में नर्स होते हैं तो आपने सब डिसीजन भी खुद लेने होते हैं। आपने उस सिचुएशन को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा के एक क्लिनिकल जजमेंट बनानी होती है। सोचना होता है कि सिचुएशन कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, या क्या इसका नर्सिंग प्लान होगा, या क्या इसकी जो है आपने क्या एवेलुएशन की है और एट द एंड आप उसको क्या रिज़ल्ट देने वाले हैं। चलें जी, फिर आगे जाते हैं। देयर फॉर यू विल नॉट इनकाउंटर एनी रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस ऑन द एनक्लेक्स क्वेश्चंस। एनक्लेक्स क्वेश्चंस ऑन दिस एग्जामिनेशन आर रिटन एट द अप्लाइंग लेवल और हायर इन टर्म ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है जो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो हाई लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी टेस्ट करेंगे। टेबल ये कह रहा है 1.2 प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन, आगे जाके हम इसको पढ़ने वाले हैं, एंड एग्जाम्पल्स भी दे रहा है ईच लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी का। ठीक है जी, ये भी हम पढ़ लेंगे आगे जाके। फिर बॉक्स 1.1 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रेजेंस एंड एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर यू अप्लाई डेटा। अब जी एक एनक्लेक्स का आगे आ जाएंगे क्लाइंट नीड्स। क्लाइंट नीड्स जो है ना बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है। सारा जो टेस्ट है ना वो इस चीज़ पे चलेगा, क्लाइंट नीड्स पे, लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी पे। फिर वो अपने बोर्ड की बात कर रहा है, उनकी नर्सिंग बोर्ड की, हम सादा अल्फाज में बोलेंगे। द NCSBN आइडेंटिफाइज, इधर F आएगा जी, आइडेंटिफाइज अ टेस्ट प्लान फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन। अब फिर वो कह रहा है कि जो ये टेस्ट है उन्होंने किस बेस पे बनाया है इसको। क्लाइंट नीड्स विच इंक्लूड्स 4 मेजर कैटेगरीज, 4 उसकी कैटेगरी हैं। फिर उस 4 कैटेगरी को उन्होंने फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। क्लाइंट नीड्स कैटेगरीज आर, अब वो क्लाइंट नीड्स कैटेगरीज को बताएगा बुक में। तो जो है ना ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि सारा एनक्लेक्स का जो टेस्ट है वो इसी के अराउंड चलेगा। क्लाइंट नीड्स कैटेगरीज आर सेफ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट। एनक्लेक्स को ये बहुत पसंद है सेफ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट, हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, साइकोसोशल इंटीग्रिटी एंड फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी। टेबल 1.3, ये जब हम जाएंगे टेबल 1.3 में तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल में जान लेंगे। ये चैप्टर देखिए जी, ये मैं बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं कर रही और ये ऐसा नहीं है कि मैं खाली आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये चैप्टर जो है ना बेस है एनक्लेक्स की, जिसने इसको समझ लिया ना वो आगे जो जितने भी हमारे चैप्टर होंगे उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, कि हमें पता होगा कि ये जो है टेस्ट वो किस बेस पे है। आजन जी वो कोग्निटिव एबिलिटी के बेस पे है, उसको वो बता रहा है दोबारा से। क्लाइंट नीड्स पे है, क्लाइंट नीड्स को वो सब कैटेगरी में डिवाइड करके बता रहे हैं। सेफ, जैसे मैंने आपको बताया, सेफ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एनक्लेक्स। ठीक है ना, वो अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को सेफ एंड इफ़ेक्टिव केयर देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने इस टेस्ट को जो बनाया है वो सारा इनके ही उस पे बनाया हुआ है, कैटेगरीज पे। चलें जी, फिर पढ़ते हैं। सेफ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट कैटेगरी इंक्लूड्स
2 सब कैटेगरीज। जो ये सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट कैटेगरी है उसको 2 सब कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो उसने बता दिया जी मैनेजमेंट ऑफ़ केयर एंड सेफ्टी, ठीक है। दूसरा है जी इन्फेक्शन कंट्रोल। इसको आगे जाके उसने बड़ा डिटेल में बताना है और वो हम सीखेंगे आगे जाके। फिर जी है जी अकॉर्डिंग टू द NCSBN मैनेजमेंट ऑफ़ केयर एड्रेसेस। अब मैनेजमेंट ऑफ़ केयर जो है किस चीज़ को बयान करती है? प्रायोरिटाइजिंग केयर, प्रोवाइडिंग and directing nursing care, and will ensure a safe care delivery setting to protect clients and healthcare personnel. तो जी चलते हैं आगे फिर। अच्छा जी, इसमें बड़े तरीके से मेंशन कर दिया है और मेंशन क्या किया है जी, आप देख लें सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट को और नीचे क्लाइंट नीड्स को, फिर आगे जो बताया है उसने लेवल ऑफ कोग्निटिव, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी में ही आ रही हैं। चलिए क्लाइंट नीड्स हो गया, सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट हो गया, जो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बता चुकी हूँ कि सेफ़ एंड कि उसको कोई इन्वायरमेंटल हैज़र्ड ना हो, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी में हमने अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है कि उसको किसी किस्म के हार्म, किसी किस्म का इन्फेक्शन ना लगे जी। आगे चलते हैं फिर। हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, ये भी जी बड़ी ज़रूरी है। हेल्थ जैसे ये अपने हेडिंग से ही बता रहा है, हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस कैटेगरी एड्रेस द प्रिंसिपल रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे चल के पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। चलें जी, हमने ये जो है अपना ख़त्म किया पेज नंबर 31। अब हम जाते हैं पेज नंबर 32 में। 32 पे जब हम पेज नंबर 32 खोलते हैं अपना साउंडर का, तो सबसे पहले जी हम टेबल को कर लेते हैं। ये देखें टेबल आ गया। अब टेबल में क्या कह रहा है, ये मैं इसको थोड़ा रेड कर दूंगी जी, बड़ा ज़रूरी है ये, इसको हम देख लें कि वो मेंशन दोबारा करता है लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी को, ठीक है। इसमें लेवल भी बता दिया उसने, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल भी बता दिया, रिमेंबरिंग बताया। रिमेंबरिंग आपको जैसे रिमेंबर करना, तो इतनी लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर करना, रिमेंबरिंग आपको सबको पता है, रिकॉलिंग, लेकिन इसमें हम नर्सिंग सिनेरियो में देखते हैं कि आपको क्या चीज़ रिमेंबर कर रहा है। फिर भी मैं इसको पढ़ लेती हूँ। रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन कि आपने पुरानी इन्फॉर्मेशन को याद करना है। प्रीवियस लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी। एग्जाम्पल में वो यही बता रहा है कि जैसे एग्जाम्पल है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 70 to 99 mg/dl है और 3.9 to 5.5 मिलीमोल्स है। 2 रेंज होती हैं, आप सबको पता है, जो है mg में होती है, मिलीमोल्स में होती है। तो जो ये बता रहा है कि इतनी नॉर्मल होती है, ठीक है, ये आपको याद है, आपने याद किया, आपने रट्टा लगाया। आगे आपको कह रहा है जी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इसका क्या आपने अंडरस्टैंड क्या किया इससे आपने। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है एक पेशेंट का, एक क्लाइंट का 60 आ गया है या मिलीमोल से 3.34 आया है, तो आपने क्या करना है, क्या अप्लाई करना है। अब उसका मतलब यही है। तो आप फिर ये देखें, थोड़ा सा इसको मैं फिर बड़ा करूं, तो अप्लाइंग कैरिंग आउट एन अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन, कि आपने एक एप्रोप्रिएट, एक जो है प्रॉपर एक्शन लेना है। उसमें एग्जांपल वो क्या कह रहा है कि जी उसकी शुगर लो थी, बिलो नॉर्मल थी, तो आपने क्या किया, आपने उसको 10 से 15 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट दे दिए। वो हाफ ग्लास ऑफ फ्रूट जूस में थे, आपने क्या ट्रीट किया जी, माइल्ड हाइपोग्लिसीमिया आपने ट्रीट किया है। फिर वो कह रहा है कि एनालाइजिंग क्या किया आपने, एग्जामिनिंग कॉन्सेप्ट्स और डेटा एंड इंटरप्रेटिंग हाउ द कॉन्सेप्ट आर डेटा कनेक्ट और रिलेट टू वन अनदर। क्या आपने जो है ना जो चीज़ देखी आपने फिर इंटर रिलेट किया चीज़ों को। अब एनालाइज आपने क्या किया, फिर एग्जाम्पल वहाँ दे रहा है, वो बड़ी ही आसानी के साथ समझा रहा है बात को, साउंडर वाले। चलें जी फिर देख लेते हैं हम इसको।
The concept is mild hypoglycemia and the connecting data are the sign and symptom of mild hypoglycemia. अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ये था कि पेशेंट को माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया था. अब आपने साइन एंड सिम्टम आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सच इज़ हंगर, इरिटेबिलिटी, बेचैनी हो जाएगी पेशेंट को, भूखा महसूस करेगा. जब आपको पता है घर में भी शुगर के मरीज़ होते हैं, उनकी शुगर लो होती है तो वो कहते हैं हमें कुछ चाहिए, खाने को चाहिए, या बेचैनी हो रही है, क्या कमज़ोरी हो रही है, हेडेक होने लग जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल लोअर देन 60 mg. अब ये देखें इतने से लो पे इतनी सारी उसने साइन सिम्टम बता दिए. तो बी केयरफुल एट होम एज़ वेल. इफ़ यू हैव पेशेंट ऑफ शुगर, हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं जी शुगर द मरीज़ है, तो जो शुगर का मरीज़ है उसके लिए आपने देख लिया क्या क्या आपको करना है. चलें जी, एवेलुएटिंग कर लेते हैं. आप मेकिंग जजमेंट्स मेकिंग आपने करनी है. आप एक नर्स हैं, ठीक है ना, आपने ये करना है. हम वो वाली जजमेंट नहीं कर रही पे जज ना करें और ये ना करें जी. यहाँ पे आपने मेकिंग जजमेंट करनी है. आप एक नर्स हैं. कंक्लूजन्स आपने नतीजा निकालना है. ऑन वैलिडेशन बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है ना, एक प्रॉपर एक आपने नतीजा कंक्लूड कर लिया. चलिए जी, फिर एग्जांपल पढ़ लेते हैं दोबारा इसकी. एवेलुएटिंग की, डिटरमाइनिंग दैट ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया वाज इफेक्टिव. इधर जी फिर वो एफ आ जाएगा. इफ़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिटर्न टू अ नॉर्मल लेवल 70 to 99, 3.9 to 5.5. कह रहा है जी आपने देखा, एवेलुएट किया कि जो मैंने गिलास ऑफ जूस दे दिया था उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ. जो पेशेंट को बेचैनी हो रही थी, जो भूख लगी हुई थी, वो हमने कुछ एक्शन किया है, उसके बाद कुछ फ़र्क भी पड़ा है या नहीं पड़ा. चलें जी, लास्ट स्टेप है इसका क्रिएटिंग. अब कह रहा है जनरेटिंग और प्रोड्यूसिंग, यानी बनाना, निकालना, नतीजा निकालना या कोई जनरेट करना. ये आसान सा लफ्ज़ है जी. अ न्यू आउटकम और प्लान ऑफ केयर बाय पुटिंग पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर, ठीक है. अब एग्जांपल में इसने क्या दे दिया जी, डिज़ाइनिंग अ सेफ एंड इंडिविजुअलाइज्ड प्लान ऑफ केयर विद द इंटर प्रोफेशनल हेल्थ केयर टीम फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस दैट मीट्स द client's physiological, साइकोसोशल एंड हेल्थ मेंटेनेंस नीड. क्या आपने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने फिर क्रिएट करना है, एक प्लान क्रिएट करना है अपनी टीम के साथ मिलके. जो डायबिटिक टीम होती है, डायबिटिक नर्सेस होती हैं या डायबिटिक जो भी हेल्थ केयर टीम है, उसके साथ मिलके आपने एक प्लान अपना जो है बना लेना है. अच्छा जी, अब मैं ये हमने समझ लिया इस पूरे जो है ये है जी लेवल टेबल है 1.2, इसको हमने समझ लिया. अच्छा, मैं देखूं आगे आपने जी. अब हम पढ़ते हैं जी साइको सोशल इंटीग्रिटी. साइको सोशल इंटीग्रिटी इसको पढ़ लेते हैं. इसको मैं फिर येलो कर देती हूँ. चलिए जी. The psychosocial integrity category address content requires to promote and support the ability of the client to cope, adopt and problem solve during stressful events. अब ये स्ट्रेसफुल इवेंट क्या है? शुगर लो गई. स्ट्रेसफुल इवेंट क्या है? कोई करीबी आपका जो है वो लॉस कर दिया आपने, लॉस हो गया. तो इस तरह के जो हैं इस स्ट्रेसफुल इवेंट कोई भी आ जाता है, बीमारी आ जाती है, गम आ जाता है, दुख आ जाता है, तो उसको आपने कैसे जो है उसको सपोर्ट किया है और क्लाइंट की क्या एबिलिटी है उसको डील करने के लिए. फिर वो अपनी काउंसिल का जिक्र करता है. NCBN ऑल्सो इंडिकेट दैट द क्लाइंट नीड्स कैटेगरी एड्रेस द इमोशनल. अब क्लाइंट की नीड्स में जी इमोशनल भी है, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेसफुल इवेंट्स एंड केयर फॉर द क्लाइंट विद एन एक्यूट और क्रॉनिक मेंटल इलनेस. फिर बॉक्स का जिक्र कर रहा है 1.4, वो हम देख लेंगे. फॉर एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन इन दिस क्लाइंट नीड्स कैटेगरी. साइको सोशल, देखें जी साइक का लफ्ज़ आ रहा है और आजकल हमारे हिंदी जो लोग हैं, जो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको बड़ा ही पता है साइको क्या है, और सोशल भी उनको बड़ा पता है जी क्या है.
तो उसमें आप उसके हिसाब से इसको देख लें कि जो इमोशनल नीड्स होती हैं, कि आपका ऐसा कोई इवेंट आ गया, स्ट्रेसफुल इवेंट, आपको ज़ाहिर है मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत है, सोशल वेलबींग की भी ज़रूरत है, तो आपको एक पूरा इमोशनल जो है सपोर्ट लेवल चाहिए होता है एक पेशेंट को, क्लाइंट को, उसकी बात कर रही हूँ आम लफ्ज़ों में। तो फिर वो उसको जो है ना जी हम कहते हैं साइको सोशल इंटीग्रिटी। ये बड़ी ही आम है माशरे में, तो होपफुली वेल अंडरस्टैंड हो गई होगी। चलें जी आगे, फिर क्या कह रहा है, इसी कैटेगरी के बारे में बोल रहा है कि कंटेंट रिक्वायर्ड टू असिस्ट इन वैल्यू। अच्छा जी, आपको क्या कंटेंट रिक्वायर होगा, आपने जो है क्लाइंट है उसको हेल्थ प्रॉब्लम से बचाना है, और टू रिकग्नाइज ऑल्ट्रेशन इन हेल्थ and to develop health practices that promote and support optimal wellness. See box 1.3 for an example of a question in the client needs screen category. वो हम बॉक्स में चेक कर लेंगे। आपने साइको सोशल इंटीग्रिटी आपको होपफुली बड़े ही आराम से समझ आ गई होगी। चलें जी, फिर बॉक्सेस आ जाते हैं, और ये है जी यूनिट नंबर। चलें जी, फिर हम आगे बॉक्सेस पे। तो ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स नंबर आप देख लें 1.1 है, बॉक्स नंबर 1.2 है। इसमें है जी एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है और उसका आंसर है। तो ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप और से देख लें। फिर जैसे मैंने कहा था कि रैशनल पढ़ने बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो चलें जी, हम लेते हैं बॉक्स नंबर 1.1 को। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ ऐसे, और रेड मार्कर हम इधर यूज़ करते हैं। तो पढ़ते हैं फिर। अब जी वो कह रहा है द नर्स नोट्स बैलेंस, ओके, ब्लंचिंग कूलनेस एंड एडीमा एट द पेरिफेरल इंट्रावीनियस साइट। अब ये क्या होती है जी, आईवी कैनोला होता है, जिसको हम कैनोला बोलते हैं, कुछ लोग वेनफ्लोन बोलते हैं। तो ये लोग जो प्रॉपर लैंग्वेज में पेरिफेरल इंट्रावीनियस साइट बोल रहे हैं उसको। अब वो क्या है, ब्लांचिंग कर रही है, कूलनेस है, एडीमा है। आपने देखा होगा अक्सर कैनोले लगे हुए होते हैं, तो उसके अराउंड जो होती है कई दफ़ा स्वेलिंग आ जाती है, कई दफ़ा आप देखते हैं वाटर होता है, कोई दफ़ा आप नोट कर सकते हैं कूल होती है। अच्छा जी, ये साइन सिम्टम उन्होंने बता दिए। फिर उसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज, अब इधर फिर एफ आएगा, फाइंडिंग्स द नर्स वुड इम्प्लीमेंट विच एक्शन फर्स्ट। अच्छा, एनक्लेक्स में ये बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे गौर से सुन लें, फर्स्ट, इमीडिएट, लास्ट। तो ये जो है ना क्वेश्चन में आपने बड़ा ही गौर से समझना है। जितनी गौर से आप क्वेश्चन समझेंगे उतने गौर से आपको जवाब का पता चलेगा। तो जी आपने नर्स ने नोट किया है जी, बैलेंसिंग है, कूलनेस है, डीमा है कैनोले के आसपास। तो हमने इन फाइंडिंग्स के बेस पे हमने कौन सा एक्शन फर्स्ट करना है, देख लें, इसको फर्स्ट करना है जी। ये चलें, फर्स्ट, इसको आपने याद रखना है फर्स्ट को, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, अब पहला एक्शन क्या है जी, रिमूव द IVI, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन वो दे रहा है, अप्लाई वार्म कंप्रेस, चेक फॉर अ ब्लड रिटर्न, मेजर द एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। अच्छा जी, आपने खुद से गैस करना है अब कि क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आप नर्स हैं, वार्ड में काम कर रही हैं, आपने कैनोला देखा है, उसके आसपास जो है ना एडीमा है और कूलनेस है, ब्लंचिंग है। तो आपने कौन सा एक्शन जो है ना पहले करना है। पहले एज ए नर्स आप कैनोला रिमूव कर देंगी, या उसको कोई वार्म कंप्रेसर देंगी कि ये लगा लो भाई, या फिर जो है ना आप उसका ब्लड रिटर्न चेक करेंगी कि सर्कुलेशन है क्या नहीं है, या आपने उसका जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसका एरिया आप जो है वो नोट करना शुरू कर देंगी। आपने खुद सोचना है इस बात को। चले जी, हम फिर चले जाते हैं आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात को समझ रहे हैं। तो हम चले जाते हैं आंसर की तरफ। अच्छा जी, तो ये आ जाए जी, आंसर आ जाए। अच्छा, आंसर नंबर 1 ये है। अच्छा, कह रहा है कि दिस को, अब इसको बात को बड़े गौर से हमने समझना है। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जी, इसको कर लेती हूँ मैं ऐसे, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स दैट यू फोकस ऑन द डेटा
इन द क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्वेश्चन पे देखना है। एंड एनालाइज द डेटा, इतनी मुश्किल वर्ड ये कह रहा है ना, एनालाइज द डेटा। गल कुछ भी नहीं, गल है कि कैनोले दे अगे पीछे रेडनेस है और जी स्वेलिंग हुई हुई है। और ये आप देख रहे हैं अक्सर आप कैनोला वार्ड में जब काम करते हैं तो तो ये कह रहा है जी वो डेटा आपको मिल गया, बड़ा ही डेटा मिल गया जी, तो उसको एनालाइज करें। ठीक है, फिर आपने देखना है कि क्लाइंट इज़ एक्सपीरियंसिंग एन इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन जी पानी आ रहा है आगे पीछे से। नोट दैट स्ट्रैटेजिक वर्ड फर्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट को आपने लाजमी देखना है। तो ये जो है ना, आपने क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे तरीके से, फिर आपने उसका ये जो फर्स्ट, लास्ट, इमीडिएट और लीस्ट एक्शन, ये वाले वर्ड जो है ना आपने देखने हैं। इस चीज़ को हम सीरियस होकर पढ़ने, इस चीज़ को हमने क्वेश्चन में ज़रूर नोट करना है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट। अब जी नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट यू नीड टू कंसीडर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। आपने देखना है कि यार ये पानी आ रहा है या सूजन हो रही है या मसला हो रहा है, उसके कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पेशेंट को, एंड डिटरमाइन द एक्शन टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट। फिर बात कर दी उसने फर्स्ट की, तो आपने देखना है कि क्या हो सकता है पेशेंट को, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं पेशेंट को। कि आपने देखा होगा अक्सर कैनोले ख़राब होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, बड़े बड़े मसले होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आपने कौन सा इम्प्लीमेंट फर्स्ट करना है एक्शन, बिकॉज क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन कैन बी डैमेजिंग टू द सराउंडिंग टिश्यू। जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, जब वाटर आ रहा होता है कैनोले के, वो जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं ना उसको भी डैमेज कर सकता है। दी एप्रोप्रिएट प्रॉपर एक्शन फर्स्ट क्या होगा, इज़ टू रिमूव द आईवी टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। तो पहला नर्स का एक्शन ये होगा कि वो कैनोले को, आईवी को रिमूव कर देगी। ये जो है ना, इसका उसने बताया कि पहला एक्शन ये वाला होगा, जिसको मैं अब येलो कर रही हूँ, रिमूव द आईवी तो टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। अच्छा जी, वंस द आईवी इज़ रिमूव्ड, फर्दर एक्शन वुड बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द मेडिकेशन इन्फ्यूजिंग एट द टाइम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड बेस्ड ऑन एजेंसी प्रोटोकॉल। एजेंसी प्रोटोकॉल, वो ये कह रहा है हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसीज़ और अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आपने पहला एक्शन तो ये कर दिया, आईवी रिमूव कर दी, फर्दर एक्शन क्या है वो आपने आप डिपेंड करते हैं आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी पे। तो यहाँ एजेंसी प्रोटोकॉल वो कह रहा है। ठीक है, अच्छा फर्दर, अब आपको फर्दर एक्शन भी बता रहा है, कुछ गैस दे रहा है आपको कि फ़र्दर एक्शन, क्योंकि अगर एनक्लेक्स में उन्होंने फ़र्दर एक्शन पूछ लिया तो भी तो आपको जानना होगा ना कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है यही वाला आए, फर्स्ट एक्शन ही आ जाए, हो सकता है फर्दर एक्शन पूछ लें। तो फर्दर एक्शन में इंक्लूड एस्पायरेशन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द साइट, इंजेक्शन ऑफ एन एंटीडोट, application of warm or cool compresses for specified time intervals और elevation of the extremity। तो उसने सारे ही बता दिए। पहले तो उसने बता दिया जी कैनोला रिमूव कर दिया। अब अगर उधर से हमने कुछ फ्लूइड एस्पायरेट करना है, अगर आप देख रहे हैं स्वेलिंग हुई हुई है तो उसको एस्पायरेट कर दिया। कोई एंटीडोट इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है तो वो लगा दी। अब जी फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपने वार्म कंप्रेसर यूज़ करना है वार्म करें, कूल करना है कूल करें, और स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स जैसे हम बोलते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए। फिर वो जो प्लेस होती है ना जहाँ पे कैनोला लगा उसको एलिवेट कर देते हैं उस एक्सट्रीमिटी को। ठीक है, तो ये हमने बड़े अच्छे से समझा लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी बॉक्स 1.1 को। ये जो क्वेश्चन था ना ये इसी बेस पे था, लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी पे। तो अब जो है बॉक्स नंबर 1.2 सेफ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट, वो कॉग्निटिव एबिलिटी था। क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे तो इसलिए वो जो है वो इस टाइप की क्वेश्चन आपको फिर देते हैं। अच्छा जी, आ गया फिर सेफ एंड इफ़ेक्टिव केयर एनवायरनमेंट। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ केयर,
मैनेजमेंट ऑफ केयर द नर्स हैज़ रिसीव्ड। अच्छा जी, मैनेजमेंट ऑफ केयर में वो क्या कह रहा है कि नर्स हैज़ रिसीव द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे विच क्लाइंट वुड द नर्स असेस फर्स्ट। अब क्लाइंट वो यही कह रहा है, पेशेंट आपको मिल गए हैं, 4 पेशेंट आपको मिले हैं, उनकी डिफरेंट काइंड की सिचुएशन है, डिफरेंट काइंड की जो है ना, क्योंकि सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव केयर इन्वायरमेंट का हम बॉक्स नंबर 1.2 करने वाले हैं। तो ये जी है मैनेजमेंट ऑफ केयर। A nurse has received the client assignment for the day. Which client would the nurse assess first? अब नर्स को 4 क्लाइंट मिले हैं, उन्होंने कहा 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं, उन्होंने कहा कौन सा आपने फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया आपने इस पे फोकस करना है, फर्स्ट पे, इमीडिएट पे। तो फिर जी फर्स्ट वो ये कह रहा है द क्लाइंट हु हैज़ अ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब अटैच टू इंटरमिटेंट सक्शन। ऐसा क्लाइंट जिसको एनजी ट्यूब डली हुई है वो और इंटरमिटेंट सक्शन के साथ वो अटैच है। या द क्लाइंट हु नीड टू रिसीव सबक्यूटेनियस इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट। या ऐसा क्लाइंट जिसको इंसुलिन लेनी है बिफोर ब्रेकफास्ट। द क्लाइंट हु इज़ 2 days पोस्ट ऑप एंड इज़ कंप्लेनिंग ऑफ इंसीजनल पेन। और चौथा जो है वो द क्लाइंट हु हैज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 52.8 मिलीमोल्स एंड कंप्लेन ऑफ ब्लड विजन। दिखा। अब उसने मैनेजमेंट ऑफ केयर में आपको 4 टास्क दे दिए हैं और आपको बताया है कि आपने देखना है कि कौन सा आप जो है ना पहले लेते हैं। तो आंसर हम देखते हैं। अब क्वेश्चन आपने देख लिया, उसके जो है ऑप्शंस भी आपने देख लिए। अब हम देखते हैं जी आंसर। तो आंसर पढ़ने के लिए फिर हम देखते हैं जी, कह रहा है दिस क्वेश्चन एड्रेसेस द सब कैटेगरी मैनेजमेंट ऑफ केयर इन द क्लाइंट नीड्स कैटेगरी सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट। नोट दैट स्ट्रैटेजिक वर्ड फिर जी ये आ गया फर्स्ट, ये है स्ट्रैटेजिक वर्ड। सो फिर वो कह रहा है जी सो यू नीड टू इस्टेब्लिश प्रायोरिटाइज बाय कंपेयरिंग द नीड्स ऑफ ईच क्लाइंट। आपने देखना है, प्रायोरिटाइज करना है ईच क्लाइंट को देख के, एंड डिसाइडिंग विच नीड इज़ अर्जेंट। फिर आपने डिसाइड करना है जी कौन सा ऐसा जो है वो क्लाइंट है वो अर्जेंट है। The client described in the correct option has a low blood glucose level and symptoms reactive of hypoglycemia। आपने देखा था कि कौन सा था वो ये वाला था जी, ब्लड विजन वाला। This client should be assessed first। अब उसकी ब्लड विजन हो रही है, कंप्लेन कर रहा है लो शुगर की, तो आपने इसको पहले चेक करना है so that treatment can be implemented। although the client, अगर चेक क्लाइंट जो दूसरे हैं ऑप्शन 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला have needs that require assessment, their assessments can wait until the client in the correct option is stabilized। जब तक वो कह रहा है कि वो वेट कर सकते हैं जब तक कि जो है हमारा जो ये वाला क्लाइंट है, ये वाला जो हमारा नंबर 4 वाला क्लाइंट है, वो क्लाइंट हु हैज़ अ ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 50। ठीक है ना, हमने सबसे पहले इसको देखना है, उसके बाद जो बाकी वाले क्लाइंट्स हैं हमारे वो सेट हो सकते हैं। चलें जी, अब हम चले जाते हैं सेफ एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। एक और